again to Physics पाठशाला. My name is Amresh, as you all know, and I hope आप अच्छे से होंगे. ख्याल रखिए अपना. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहा था आपको, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कि मे बी फ्रॉम द 1 जून कुछ रियायतें आपको मिलें रिगार्डिंग लॉकडाउन. ठीक है, तो मे बी गवर्नमेंट की तरफ से आपको रियायत मिल रही बेटा, वायरस की तरफ से रियायत नहीं मिल रही. ठीक है, तो प्लीज समझदारों जैसी हरकत मत करने लगना कि बाहर घूमने लगो, क्रिकेट खेलना शुरू हो जाए, फुटबॉल खेलना शुरू हो जाए, दोस्तों से हाय हेलो पर्सनली घर जाके करने लगो. प्लीज ऐसा कुछ मत करना. ठीक है, बिकॉज द लॉकडाउन इज गोइंग टू रिवील्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द कोरोना वायरस. ओके, सो प्लीज बी एट होम, घर पे रहने की कोशिश करो और पढ़ाई करते रहो. ठीक, आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक एनसीईआरटी में दिया है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, वो किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब कैसा उसका प्रॉपर्टी होगी, कुछ उसके बर्ताव के बारे में आपको पढ़ना है. तो डायरेक्टली जो भी ये 4-5 मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, 4-5 बिहेवियर है, इसमें से ये आपसे बोर्ड में पूछा गया है, ये आप इस्तेमाल करते आए हैं, ये भी इस्तेमाल करते आए हैं. ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज का आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ये बोर्ड में पूछा गया. इसका डेरिवेशन है, छोटा सा भी करा देते हैं आपको. एज इट इज बोर्ड का बेटा डायरेक्टली टॉपिक ये नहीं है, लेकिन इस एक वर्ड को समझने के लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है. ठीक, एक चीज. दूसरी चीज, इसी से जुड़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक और उसका पोलराइजेशन, जो कैपेसिटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक, कैपेसिटर भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको कि किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है. तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये जानेंगे, और पोलराइजेशन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में आपको मिल जाए. ठीक है, तो इस टॉपिक में केवल आपको इतनी चीजें पढ़नी है. ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है उसको, क्या उसका मायने होता है, कैसे बिहेवियर होगा कंडक्टर की, सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी. ठीक, तो चलो शुरू करें. तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ध्यान देना कि मैंने यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखी है. नॉर्मली हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी पॉइंट पर कितना फोर्स होगा या किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. मैंने यहाँ जानबूझ के बेटा स्पेसिफिक इसको मेंशन किया है कि हम कैसी फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. यानी कि सारे के सारे बिहेवियर जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इसमें, उसमें जो हमारी फील्ड होगी वो किस तरीके के चार्जेस या किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से होगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फील्ड है. ठीक है, डायनेमिक फील्ड जैसी कोई चीज नहीं है, यानी चार्जेस अभी भी कैसे हैं, स्टैटिक कंडीशन में है, और उस कंडीशन में अगर कोई कंडक्टर रखा जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो आपको पढ़ना है. चारों प्रॉपर्टी, पांचों प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है. ठीक, चलो देखो पहली प्रॉपर्टी लिखी है, इनसाइड ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इसको याद रखिएगा. इसको आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर एक कंडक्टर आप ला के रख देंगे तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी. ठीक, और देखिए कैसे, मैं इधर ही पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, इन कंटेंट्स को ऐसे मैं लिखा रहने दे रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, जैसे सपोज मान लो आपके पास एक बेटा पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, समझ. ठीक, ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखे हुए हैं. अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके आसपास, तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एग्जिस्ट कर रही है. ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया जाए. पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये ऐसी, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. ठीक, मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E0 है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को अगर मैं लेके आऊं तो प्रॉपर्टी कहती है कि इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. यानी अगर मैं इसके अंदर एक कंडक्टर ले आऊंगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी. ठीक, चलो भाई कंडक्टर लेके आए, मान लो आपने एक ऐसा कंडक्टर इसके अंदर ला के रख दिया. ठीक है, ये आपका हो गया कंडक्टर. ये कंडक्टर आपने लाके इसके अंदर रख दिया. अब कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं भाई, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं. ये आपने पढ़ा है कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जिसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपने उस कंडक्टर के लैटिस के अंदर क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट को तो छोड़ सकते हैं लेकिन उस एटम को नहीं छोड़ पाएंगे, उस कंडक्टर को नहीं छोड़ पाएंगे. उस कंडक्टर में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे, घूमते रहेंगे. ठीक है, चलो ये कंडक्टर जैसे ऐसे रखोगे, देखो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे. ये तो होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक, अब आपको पता है कि अगर कोई चार्ज
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, यानी कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स विल बी F व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इंटू E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो उसको आप ऐसे लिख देते थे, यही तो था, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E नॉट। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो एक अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होता था ना, ये तो आपने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो क्या करेंगे, इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, और खुद भी सोचे ना पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे वो इसको अपनी तरफ एक्सेलरेट करेंगे, यानी इस तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन शुरू होगी, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। ठीक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर एक पॉजिटिव आयन जैसी कोई चीज छोड़ के जाएगा, जैसे ये हो गया ऐसे। ऐसे ही जहां से इलेक्ट्रॉन चला वहां पर पॉजिटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अच्छा, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में रिपल्शन भी होगा, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ भी तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से शिफ्ट होगा, मूव होने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, इस पॉजिटिव डिफिशियंसी को फिल करेंगे। तो भाई ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पर एक डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, यही तो आप पढ़ते थे मेटल्स पे कैसे चार्ज आने आते, चार्ज में पढ़ा चुका हूं। फिर इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला तो यहाँ की डेफिशिएंसी शिफ्ट कहां हो गई बेटा, यहाँ पर प्लस इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी। तो कुछ देर बाद की सिचुएशन जरा देखो, कुछ देर बाद की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो कोशिश करेंगे इस तरफ आने की, यानी कि इधर आगे माइनस, इधर क्या एक्यूमुलेट होना शुरू कर गए प्लस। ठीक है, वैसा नहीं लग रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, किधर से किधर देखो, प्लस से माइनस की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसको हम बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस हुई किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब ये प्रोसेस कब तक चलेगी, ये भी बात है भाई। मान लो देखो क्या हुआ, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी इधर से इधर, अंदर एक कंडक्टर लाया, अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ इधर एक्यूमुलेट होने लगे, और सारे सारे जहां से इलेक्ट्रॉन आए वहां पॉजिटिव आयंस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आए, उनको फिल करने के लिए बगल कोई इलेक्ट्रॉन आया होगा, सारे सारे पॉजिटिव इधर, सारे सारे नेगेटिव इधर आ गए। यहां तक बात समझ में आई। इसकी वजह से अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, जिसको हमने कहा ई इंड्यूस्ड। अब अगर ध्यान दो तो जो डायरेक्शन है ई एक्सटर्नल की और ई इंड्यूस की, दोनों डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसे जा रही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, इस तरफ आ रही है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, कब तक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, जब तक बेटा ई नॉट की वैल्यू और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू दोनों क्या नहीं हो जाती, बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं हो जाती। भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन सबको अपनी तरफ खींचेगी, इस तरफ लाने की कोशिश करेगी, सारे सारे पॉजिटिव इधर आएंगे। कब तक ही चलेगा, जब तक कि अंदर की जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर की ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, चलो हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ई आई। अब जब ऐसा हो गया उसके बाद अंदर कुछ भी फोर्स वगैरह नहीं लगने वाला कि और इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस आ गई, इस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ अंदर कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर कितनी बची, देखो इस स्पेसिमेन के अंदर दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ लग रही थी ई नॉट, और दूसरी इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, ये हो गई क्या, ई इंड्यूस्ड। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल इक्वल है, तभी जाके ये प्रोसेस रुका। इधर माइनस इधर प्लस का एक्यूमुलेशन का प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ना हो जाए। अच्छा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बची कितनी, ई नॉट प्लस इसको इधर लेके आ जाओ ई आई, इट विल बी व्हाट, जीरो। ये तो होगा। सोचो इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल जो पहले से थी और एक अंदर की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अच्छा, अंदर की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है किसके,
ई नॉट के। तो इस रीजन में बची कितनी भाई, एक इधर जा रही है किधर आ रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, शून्य आएगी। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर वो कितना है आपका, जीरो है। इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर को अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख देंगे तो उस कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो नेट कितनी बचेगी, जीरो बचेगी। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी बेटा, इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। एक पॉइंट बता रहा हूं अभी, क्या उसमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रही है, उसमें जो आपने लिखा ना EI इंड्यूस, इस इंड्यूस चार्ज के लिए चार्ज कैरियर कौन से थे, फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स। इन फ्री चार्ज कैरियर्स का इधर एक्यूमुलेशन हुआ, इधर एक्यूमुलेशन हुआ, जिसकी वजह से इंड्यूस चार्ज आ रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही। ठीक है, अभी डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ेंगे आप ना तो उसमें बताया जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगी कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ प्लस आएगा, लेकिन वो इंड्यूस्ड चार्जेस नहीं होंगे, वो बाउंड चार्जेस होंगे बेटा। क्या होंगे, बाउंड चार्जेस। अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बात करेंगे उसकी। ठीक, बट इतनी बातों को याद रखना। ठीक, कि इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा कह रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, और उसमें आपने एक कंडक्टर रख दिया, तो उस कंडक्टर की सरफेस और उस चार्ज की वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। काम बहुत किया, याद करो, एक प्लस क्यू चार्ज लेते थे, इससे ऐसे आप बनाते थे, याद करिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी आपको बताया था मैंने। तो ये एंगल हमेशा कितना लेते थे आप, 90 डिग्री लेते थे ना। वही केस है आपका कि अगर कहीं पे भी आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक, देखो कैसे, सपोज दैट आपके पास ऐसा कोई आर्बिट्ररी ले लो शेप, ऐसा ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ चार्जेस है, मान लो मैंने प्लस चार्जेस दे रखे, कितने, क्यू चार्ज। ठीक, यस, और ध्यान देना ये चार्जेस कैसे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी अगर इस कंडक्टर के ऊपर कोई चार्जेस हैं और वो चार्जेस कैसे हैं, रुके हुए हैं, तो उन रुके हुए चार्जेस की वजह से जो फील्ड होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और देखें, हमने कहा कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्जेस स्टैटिक हैं, बार बार इस बात को ध्यान दे रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा ना कि अगर चार्जेस स्टैटिक ना हो तब भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो वो जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द चार्ज कंडक्टर ओनली व्हेन चार्जेस आर स्टैटिक। अगर चार्जिंग मूविंग कंडीशन में हो तो जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अगर चार्जेस स्टैटिक है तब हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसलिए इस वर्ड को याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लिया कि नहीं, मान लिया हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे मान लो ये एक छोटा सा सरफेस ले लिया आपने, ये ठीक, ये जो मैंने इसको कट किया, ये एक छोटा सरफेस लिया, ये इसका एरिया वेक्टर है, वेक्टर ds n कैप। ठीक, अब होता क्या है कि इस कंडक्टर के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किस तरफ, इस तरफ। हमने कहा नहीं है, मान लिया नहीं, हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, लेट अस टेक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये है इसका ये डिस्टेंस एरिया, आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr। ठीक, इस dr से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। होना कितना चाहिए, 90 में, बार बार कह रहा हूं, होना कितना चाहिए 90, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने कहा कि इस सरफेस से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई एंगल पर है। अब आपको पता है कि अगर ई एंगल पर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक, एक होगा इसका क्या, जैसे ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इसी को कहते हैं बेटा आप क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट। मान लिया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो किसी एंगल पर होगी सरफेस से। ठीक, अगर सरफेस से किसी एंगल थीटा पर है तो ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, ई कॉस थीटा। यानी ई कॉस थीटा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो जरा सोचो, यहां पर अगर मैं एक चार्ज रख दूं, मान लो कितना रखा चार्ज, Q, तो क्या इस Q की वजह से या इस Q पर इस ई कॉस थीटा की वजह से कोई फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमने कहा है कि अगर कोई चार्ज Q है
वो किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई, यानी कि इस चार्ज के ऊपर इस ई कॉस थीटा की वजह से लगने वाला है एक फोर्स, क्या, ई कॉस थीटा। फोर्स लग गया। ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या कहा था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर जो बेटा चार्ज क्यों रखा है आपने, वो किधर मूव करने की कोशिश करेगा, इस तरफ। जबकि पहले कह चुका हूं कि सारे चार्जेस कैसे हैं, स्टैटिक कंडीशन में। अगर इन चार्जेस को स्टैटिक कंडीशन में रहना है, फिर सुन लो, अगर इन चार्जेस को स्टैटिक कंडीशन में रहना है तो इसी cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा। अगर ई cos थीटा जीरो नहीं होगा तो इतना फोर्स लग जाएगा इस चार्ज के ऊपर और ये चार्ज इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। तो बेसिक कंडीशन जो थी वही वायलेट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टैटिक कहां रहेगा, चार्ज क्या करने लगा, मूव करने लगा। यानी कि इतना फोर्स लगा तो मूव करने लगेगा। हेंस फॉर स्टैटिक क्यू को स्टैटिक रखने के लिए ऐसा टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी ई cos थीटा शुड बी जीरो। अब ई cos थीटा जीरो कब होगा, क्या ई जीरो है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी ई जीरो नहीं हो सकती। यानी cos थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो, तब जाके जीरो आएगा टर्म। यानी कि ये कब होगा थीटा ई cos थीटा जीरो, जब cos थीटा क्या हो, 90 हो। और थीटा किससे एंगल बताया, मैंने कहा था इस डिस्प्लेसमेंट या इस डिस्टेंस से। जरा थीटा को 90 करो, मतलब किधर, ये इधर चला गया। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी ना होगी, किधर होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर थी, थीटा पे। हमने कहा भाई थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चलो करो 90। ये इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी था, यहां से घूमते 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 ऐसा होना चाहिए, तो नहीं क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि अगर चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, यानी कि चार्जेस रेस्ट पर हैं, तो चार्ज को रेस्ट पे बनाने के लिए हमें ई cos थीटा जैसे जितने भी टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे सबको जीरो करना पड़ेगा। ई cos थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा, जाएगा किधर, कंडक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें जेई में बहुत पहले पूछा गया था, तो ऐसे सवाल नहीं आते। ऐसे इस सवाल हालांकि मैं करा भी चुका हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में ऐसे दिया गया था। कहा गया एक चार्ज कंडक्टर है और उसके अंदर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई हैं, ए, बी, सी और डी ऐसे। ठीक, पूछा गया है कि इसमें से अगर ये कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम सही होगा। क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, पहले निकाल चुके हो। नेट इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। यानी देखो इसमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, मान सकते हैं भाई कि अंदर जाओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर इज क्या, जीरो। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ, ये नीचे वाला देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर बनी हुई, यस। ठीक है, यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा होगा। ठीक, इनसाइड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया था। चलो फिर क्या बेटा, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। देखो इसी प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। मान लो एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज रॉड है और इसकी वजह से इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर तुमने ला के रख दिया क्या, एक कंडक्टर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर इज जीरो कर दिया आपने, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, यानी क्यू नेट, ये भी कितना होता है, जीरो होता है। कुछ नहीं करना, 2 मिनट देख लो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहते थे। इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल्स टू, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई यानी ये पूरा पैकेट हो गया जीरो, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को सॉल्व करो, इंप्लाइज दैट क्यू नेट इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ठीक, नेट चार्ज enclosed by a closed conductor, enclosed by a conductor, if it is placed in a uniform electric field then also it is zero। मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तब भी जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालोगे सब पे नेट चार्ज जीरो आएगा। मान लो रख भी दिया आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उसके बावजूद भी अंदर क्या आएगी, नेट चार्ज।
जीरो भी आएगा, चार्ज की वैल्यू अंदर कुछ भी नहीं है। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों आपस में जुड़ी हुई है। मैंने कहा नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर को अगर मान लो बाहर से कोई चार्ज दो, देखो मान लो एक कंडक्टर है ए, एक कंडक्टर है ए, ठीक, इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा बेटा, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट मैंने बाहर से कुछ जुगाड़ पानी करके चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन, बहुत सारे मेथड आपको चार्जिंग बताए थे, मैंने कुछ करके इसको कुछ चार्जेस दे दिए। मान लो मैंने इतना चार्ज दे दिया, 4 प्लस चार्जेस दिए। अब ये प्लस 4 चार्जेस जाएंगे कहाँ, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में सवाल जब करा रहे थे तब भी हमने कहा था, आपसे कहा था किसी को भी चार्ज दोगे कहाँ जाएगा, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी जब शेल की, तब भी कॉन्सेप्ट यूज किया था, किसके लिए, हॉलो के लिए और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, याद आ रहा है। ऐसे ही पोटेंशियल जब निकाले तो हॉलो शेल, चाहे वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड सेल जब कंडक्टिंग हो, तो जब भी चार्ज देते थे तो कहाँ जाते थे, चार्ज वो खट से भाग के सरफेस पे चले जाते थे। और देखें क्यों ऐसा है, ठीक, वही लिखा है आपने, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। की किसी भी कंडक्टर को अगर कोई बाहर से चार्ज दोगे, नेट चार्ज तो अंदर जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गया, जीरो खत्म हो गया। और अभी इसके पहले भी निकाला कि इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाएगा तब भी चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर बाहर से कहीं से कुछ चार्ज देते तब क्या होगा, ठीक। चलो तो मान लो आपके पास ऐसा एक स्टैंड है सिंपल सा, और एक थ्रेड आपने लगा रखी है, और इस थ्रेड से आपने एक कंडक्टर ऐसा बांध रखा है, ठीक, ऐसा कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया कितना, मान लो बाहर से चार्ज दिया कितना तुमने, Q। अब ये Q चार्ज कहां जाएगा, रूल ये कहता है दिस Q चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। और देखें भाई क्यों ऐसा है। अच्छा मान लो इस सरफेस के बिल्कुल नीचे मतलब कि माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस पे जाके बहुत थोड़े से नीचे मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया, ठीक, ये पॉइंट मैं थोड़ा नीचे बना तो आपको दिखे, जिससे ये पॉइंट है, कहने को ये पॉइंट कहां है, नीचे आपको दिख रहा है, मतलब इतनी डिस्टेंस पे, लेकिन इतनी डिस्टेंस पे है नहीं, बिल्कुल सरफेस के अंदर है। लेट ए कंडक्टर, बहुत नजदीक बेटा, बिल्कुल नजदीक में, मान लिया भाई एक ऐसा पॉइंट सरफेस के बहुत नजदीक है, ठीक है। अच्छा अब इस पॉइंट से पास होने वाला, आपको गॉस थ्योरम की मदद लेंगे, इस पॉइंट से पास होने वाला फ्लक्स बताना है कितना होगा। जब आपने Q चार्ज दे दिया, तो इस पॉइंट ए से पास होने वाला फ्लक्स बताना है, और ये पॉइंट ए कहां है, बिल्कुल सरफेस ऑफ द कंडक्टर के नजदीक। तो क्या करते थे गॉसियन सरफेस में, ऐसे करो, ये ऐसे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते थे आप, ठीक। अब उस पॉइंट ए से पास होने वाला फ्लक्स फाई फ्रॉम ए कितना होगा, बहुत काम किया है सब आपने, मैं डायरेक्ट लिखूं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। अच्छा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंडक्टर के अंदर वाली तो है, और कौन सी होती थी भाई, नेट, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितनी, जीरो, यानी कि यहां लिख सकते ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, Q इनक्लोज्ड इज जीरो। अभी थोड़ी देर पहले ये निकाला था ना, और जरा इसका मतलब समझ बेटा है क्या इसका मतलब। Q इनक्लोज्ड क्या है, गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज किया, ठीक है, यही तो है गॉसियन सरफेस। और ये सरफेस यहां ना होके है का, मैं आपसे बार बार करो, बिल्कुल इस कंडक्टर के सटी हुई, बिल्कुल उससे चिपक के आ रही। तो ये बताओ, मैंने इस कंडक्टर को कोई चार्ज दिया कितना, Q, और फिर गॉस थ्योरम की मदद से मैंने देखा कि इस कंडक्टर के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल डिस्टेंस ना के बराबर है, ऐसे किसी पॉइंट पर मैं गॉसियन सरफेस अगर मान के सॉल्व लगा रहा हूं, तब भी उसके अंदर Q इनक्लोज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब ये पूरी जो सरफेस, अगर इसको मैं हटा भी दूं यहां से, जो एग्जैक्ट सेंस है गॉसियन सरफेस का, ऐसा ना बिल्कुल कंडक्टर के नजदीक, मतलब इस पूरे रीजन में चार्ज कितना इनक्लोज किया, Q इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी निकाली हमने, जीरो। तो ये बताओ, जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो है तो Q चार्ज आएगा कहां, तुम दे चुके हो इस कंडक्टर को ऑलरेडी चार्ज, तुमने Q दिया, लेकिन आपने गॉस थ्योरम से देखा कि भाई इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, जीरो, तो ये Q चार्ज गया कहां, एक ही जगह बच रही है भाई, सरफेस के बाहर तो रह नहीं सकता, दिया सरफेस को ही है, दिया कंडक्टर को ही है, कंडक्टर के अंदर जा नहीं पा रहा है, कंडक्टर के अंदर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि Q इनक्लोज कितना रहा है, जीरो होगा, तो कहां रह जाएगा, इसी सरफेस पर रह जाएगा, हमेशा इस सरफेस पर रह जाएगा, अंदर नहीं जा सकता, ये प्रूफ कर दिया, बाहर तो रहना ही नहीं है,
बाहर तो रहेगा नहीं, रहेगा कहाँ जाएगा कंडक्टर पे ना, तो कंडक्टर पे कहाँ जाएगा, हमेशा उसके सरफेस पे रह जाएगा। ठीक, कैसे प्रूव करोगे, इस कंडक्टर के अंदर बहुत बहुत छोटी सी डिस्टेंस, मतलब एक्सटीरियर ऑफ द कंडक्टर के बिल्कुल अंदर आके थोड़ा सा और बैठ गया वहां पे, उस पॉइंट से पास होने वाला फ्लक्स निकाला, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया आपने। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके आपने कहा भाई फाई बराबर ई डॉट ds बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने कहा कि इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई, जो पूरा पैकेट हो गया जीरो, क्या बचेगा, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल जीरो, मतलब इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, या इस गॉसियन सरफेस या इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो क्यू चार्ज जाएगा कहां बेचारा, मजबूरी उसके पास हर बार कहां रहने की, सरफेस पर, हमेशा सरफेस पे ही पड़ा रहेगा। ठीक, तो नेट चार्ज या चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, सवाल हो सकता है कभी फंस जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज दिस मच, और इसको निकालें, जैसे मान लो जैसे कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे कुछ क्यू चार्जेस हैं, अब अंदर तो होंगे नहीं, अंदर तो नेट चार्ज जीरो होगा, कहां होंगे, सरफेस पर, इस सरफेस पर क्यू चार्ज, क्यू चार्ज कैसा है, स्टैटिक है। ठीक, अब इस क्यू चार्ज की वजह से आपको सरफेस पे किसी पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक, कितना होगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो कहीं एक पॉइंट ले लो, मान लो मैंने कहा मुझे इस पॉइंट बताओ, यहाँ पर इस पर इतनी दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी सरफेस पर, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम यूज करते थे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं भाई, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस ऐसी लेते हैं सिलिंड्रिकल टाइप, ये ऐसे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर ली। बट इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत छोटी सी पिल बॉक्स है, बहुत छोटी सी, मतलब कि जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, मान लो इसका एरिया कितना है बेटा, ds, और नीचे का भी वही ds होगा, तो इस सरफेस के जस्ट ऊपर ds है और इस सरफेस के जस्ट नीचे ds है। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो ये है वो सरफेस, ठीक, अब इस सरफेस से पास होने वाला अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया जो सिलिंड्रिकल शेप का, लेकिन वो कुछ ऐसा है, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ है, मतलब ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन इस सरफेस के बिल्कुल हल्का सा ऊपर और नीचे वाला क्रॉस सेक्शन भी इस सरफेस के बिल्कुल हल्का सा नीचे, मतलब लगभग लगभग सरफेस पर ही है, बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस। ठीक, ये अजम्पशन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो एक मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली जिसका एक कर्व सेक्शन एरिया कितना है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ds है। ठीक, कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे इसमें आपको, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, और देखें क्या क्या अजम्पशन लेते हैं, लेट सिग्मा बी द, इस पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका डेरिवेशन आपसे बोर्ड में पूछा गया एक बार। ठीक है, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इस पूरे सरफेस पर कितने चार्ज की डेंसिटी है, वो सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, तो ऐसे चार्जेस होंगे, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा भैया, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और ये ds इसके बिल्कुल ऊपर और नीचे वाला ds इस सरफेस के बिल्कुल नीचे। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अब आप ट्रेंड हो चुके हैं, मैंने अभी आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, कुछ ऐसी, ये हो गई क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इन कर्व्ड सेक्शन से निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्यों, क्योंकि सरफेस के बिल्कुल कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे कोई अगर गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल लोगे तो कहां से पास होगी, केवल ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी ना, इधर से तो देखो ये मान लो सिलेंडर है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सीधे निकल जा रही है, तो इस कर्व्ड सेक्शन से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना कैसे, बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर, ऐसे मत बना देना कि ये ऐसे कोई बना दिए, ऐसे बना दोगे तो थीटा एंगल पे आ जाएगा, फिर ये चार्ज मूव करने लगेगा, जबकि चार्ज कैसे है, स्टैटिक कंडीशन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। ठीक, अच्छा, क्या नीचे वाले क्रॉस सेक्शन से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से निकलेगी, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन से, यानी फ्लक्स कौन देगा, केवल ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, और कोई फ्लक्स नहीं देना, उसी की मदद से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई, फ्लक्स केवल कहां मिलेगा, ऊपर वाले से। तो क्या कर देते भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम और लगाए भाई, इधर करते हैं, इस करते हैं, लंबा चाहिए मुझे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या कहती है गॉस थ्योरम, फ्लक्स केवल ऊपर वाले सेक्शन से निकलेगा और तो कहीं से निकलने वाला नहीं, ना इधर से कर्व सेक्शन से नहीं निकलना, ना नीचे वाला निकलेगा, केवल ऊपर वाले से निकलेगा। ठीक है, फाई अपवर्ड, फाई अप विल बी व्हाट, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट, और q क्या होता था, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। ये बताओ गॉसियन सरफेस ने इतना ही चार्ज तो इनक्लोज किया,
अभी कैसे निकलेगा, इसकी मदद से, ठीक। और जरा क्यू इनक्लोज की वैल्यू पहले निकाल लें, फिर आगे बात करें। क्यू इनक्लोज कितना होगा बताओ, कैसे निकालते थे? आप कहते थे भाई सिग्मा इज इक्वल चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इस सिग्मा मतलब क्या होता था, इस पूरे कंडक्टर के यूनिट एरिया पर कितना है, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज है सिग्मा। तो ये कितना एरिया है बताओ, कितने में, ये डीएस एरिया वाला ही तो है। देखो ऐसे ये क्रॉस सिलेंडर बना हुआ था ना, ये कंडक्टर के बाहर, ये कंडक्टर के अंदर, तो ऐसे ही कंडक्टर के ऊपर भी तो एक ऐसे एरिया आएगा जिसपे चार्ज इनक्लोज होगा। अब ये कितना चार्ज इनक्लोज होगा भाई, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया। ये सिग्मा क्या होता था, भूल गए आप लोग यार, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एरिया मतलब कितना, 1 मीटर एरिया पर कितना चार्ज है सिग्मा, ठीक। तो डीएस एरिया पर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डीएस, बात करता। तो क्यू इनक्लोज का मतलब सॉरी सिग्मा इंटू डीएस, यानी कि सिग्मा इंटू डीएस, ये हो गया क्यू इनक्लोज की वैल्यू, ठीक। अब आओ गॉस थ्योरम से लगा दो बेटा। तो फाई फ्रॉम अपर सेगमेंट is equals to surface integral vector E dot ds is equals to Q enclosed की वैल्यू कितनी है बेटा, सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, इंप्लाइज दैट इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व कर लो। E को आपने बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ ds विल बी व्हाट, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एक चीज जरा समझ लो, काफी बुक्स में कंफ्यूजन होती है, क्या करते हैं, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएस दिखा, अब डीएस दिखा तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या लिखोगे तुम। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये जो डीएस है छोटा सा, इसी का पूरा एरिया ना, यही करते थे, इंटीग्रल ऑफ डीएस विल बी व्हाट, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर रख दोगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो जो एजम्पशन मैंने आपसे लिया, मैंने कहा था कि ये जो ऊपर वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और नीचे वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर और नीचे है। जैसे इधर देखो, मान लो ये सिलेंडर है बेटा, समझ लो इस चीज को आराम से, ये सिलेंडर है, ऐसे कोई अगर गॉसियन सरफेस होती और आप कहते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इसके, तो एक एरिया ये लेते, इससे पास होता, फिर उसके नीचे एक ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता, फिर उसके नीचे एक एरिया क्रॉस सेक्शन होता, फिर सरफेस पे आते, फिर इसके नीचे जाते, फिर इसके नीचे आते, तब तुम कहते कि भाई टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो इससे पास होने वाला मल्टीप्लाइड बाई इस पूरे का, नहीं, डीएस 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 हर डीएस से पास हो रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या आता, पाई आर स्क्वायर आता। लेकिन यहां केस क्या है आपका, यहां केस कुछ ऐसा है कि ये सिलेंडर जो है ना कुछ ऐसा है, बल्कि इतना भी नहीं है, और ये तो केवल ऊपर वाले सेगमेंट से ही तो पास हो रहा है। ऐसा थोड़ी कैसे बहुत सारे डीएस 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 इसको इंटीग्रेट करोगे तो उससे पास होने वाला फ्लक्स नहीं, नीचे से तो कुछ जा ही नहीं रहा, इधर से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो भी जाना ऊपर वाले सेक्शन जाना, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन भी कहां बैठा हुआ है, सरफेस के बिल्कुल ऊपर। तो इंटीग्रल ऑफ डीएस और पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, बल्कि इस इंटीग्रल ऑफ डीएस की वैल्यू मतलब वही एक ही डीएस, केवल एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे पास हो रहा है, यानी ई इंटू डीएस, बस बात खत्म। इट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डीएस से डीएस कट गया, तो ई इज इक्वल्स टू क्या बचा बेटा आपको, इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो वेक्टर ई इज इक्वल्स टू एन कैप, एन कैप क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बात खत्म। तो ई ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछना चाहे, फंसाना चाहे, तो भी कह सकता है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर का भी जवाब यही तो होगा। देखो मैंने क्या कहा था, ये ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन कहां है, जस्ट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। तो चाहे सवाल ये करे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, देन आल्सो द आंसर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन कैप, एंड इफ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, देन आल्सो द आंसर विल बी सेम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। बट रिमेंबर दिस आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर इट शुड बी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, बहुत आगे नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर वो वैल्यू कुछ फिर डीएस 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 इंटीग्रेट होने लगेगा ना, फिर ये डीएस इंटीग्रल ऑफ डीएस डीएस नहीं आएगा, ठीक है। इन बातों को याद रखना, ठीक। बस समझने वाली बात यही थी कि एक गॉसियन सरफेस जो लेना है वो ऐसा लेना है कि बिल्कुल एक पॉइंट ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन जस्ट आउटसाइड और नीचे वाला क्रॉस सेक्शन जस्ट इनसाइड, पहली चीज, ठीक। उसके बाद गॉस थ्योरम लगा देना है आपने, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लेके इस डीएस की जगह पे केवल डीएस रखना, बाकी एज इट इज आप कर चुके हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी और भी है कि जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और देख लें वो भी कर चुके हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला। वैसे मान लो आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक, तो इस कंडक्टर के किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट लिया ए,
एक पॉइंट लिया बी, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है, डीवी, डीवी इज जीरो। और देखिए कैसे, डीवी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, इन दोनों मान लो नहीं है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर, ये लिखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर क्या होता था, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस ऑफ द कंडक्टर के बीच जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है ना इस बार, ये तो अभी आप यही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और डी आर क्या होगी, कंडक्टर के सरफेस पे डिस्टेंस आपकी, यानी ई और डी आर भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 90। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 0, तो पूरा पैकेट क्या हो गया, 0, यानी डीवी इज इक्वल 0 इंप्लाइज दैट किसी कांस्टेंट का भी तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, d3/dx इज व्हाट 0, d4/dx इज व्हाट 0, यानी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या दिया गया, 0 दिया, यानी v क्या है आपका, कांस्टेंट है। यानी किसी कंडक्टर के सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी याद नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिख दे रहा हूं, 0 और v इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, अब इन्हीं सब बातों से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जुड़ा हुआ है। जो मेन टॉपिक था, जो बोर्ड में या एनसीईआरटी में आपको दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज से निकलेगा। और देखिए क्या होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, शील्ड मतलब क्या होता है। कुछ लोग कहेंगे सर एवेंजर्स सीरीज का वो एयरक्राफ्ट है या शील्ड जो एजेंसी बनाई गई थी एवेंजर्स की, नहीं, शील्ड मतलब, हाँ मतलब वही है। शील्ड का मतलब होता है बेटा कवच, यानी किसी चीज से रक्षा करना, सुरक्षा करना किसी की। अच्छा, किससे सुरक्षा करना, शील्ड मतलब हो गया सुरक्षा करना, बचाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षा करना ही क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कुछ हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को हम किसी भी अप्लायंस में जब लगाते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट एक बार में काम करेगा। जैसे आपका टेलीविजन है, टेलीविजन बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हैं और सबके सब एक साथ काम करते रहते हैं। ठीक, तो हमारे कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और उन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हमको किसी दूसरे चार्ज या किसी दूसरे सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे चार्ज की फील्ड से शील्ड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक एपरेटस है और आप इस एपरेटस को, ये आपका सेंसिटिव एपरेटस है, और इस एपरेटस को आप सेव करना चाहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या करेंगे, उठा के इसको अपने घर में रख लो, सुरक्षित हो गया, नहीं पड़ेगा जरूरत। बट ऐसा कर नहीं सकते, हम क्या करते हैं, इसको एक कंडक्टर के अंदर ले जाके रख देते हैं। हॉलो कंडक्टर लिया और उस हॉलो कंडक्टर के अंदर ले जाके रख दिया, सिंपल सा। ठीक, अब होगा क्या, आपने पढ़ा है इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इस कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 0 होगी। E इज इक्वल टू 0 इनसाइड ऑफ द कंडक्टर। तो बाहर अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, ये देखो, ये ऐसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया गया है ये, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E नॉट, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये आपका सेंसिटिव एपरेटस अनइम्पैक्टेड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी थंडरस्टॉर्म हो, जब भी लाइटनिंग हो, जैसे बारिश में मान लो कहीं बिजली कड़क रही हो या बिजली गिरने का डर हो, तो कहा जाता है इट इज बेटर टू सिट इनसाइड ऑफ द कार रादर देन टेक शेल्टर अंडर द ट्री। किसी ट्री या किसी बिल्डिंग के किनारे चिपक के खड़े होने से ज्यादा बेहतर है कि आप एक कंडक्टर के अंदर बैठे या एक कार के अंदर बैठे। तो कार क्या है, एक हॉलो कंडक्टर ही तो है, शीशे वगैरह बंद कर लो चारों तरफ से, इट बिहेव्स लाइक अ हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो आपकी कार के ऊपर दाहिने बाएं तो बहुत सारी लाइट आएगी, आपकी कार के चारों तरफ बहुत सारी लाइट गिरेंगी, बिजली गिरेगी, लेकिन अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं, इसमें नहीं जाना। इसी पे कैविटी वगैरह पे सवाल आपके बनते हैं, जैसे एक सवाल है छोटे से ऐसे बच्चों वाले, हाँ आप ही बच्चों वाले, पापा वाले सवाल नहीं है, कैविटी पे आता है। कैविटी मतलब खोखली जगह, जैसे आपके दांतों में कभी कभी कैविटी हो जाती है ना, लेकिन यहाँ की कैविटी आपके दांतों कैविटी से अलग है। दांतों में तो कैविटी एक तरफ से पूरा खोखला हो जाता है, मतलब आर पार दिखता है। यहाँ पे जो फिजिक्स में कैविटी पढ़नी है, मतलब कि एक पूरा सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, उसके अंदर से कुछ मसाला माल पानी निकाल लो,
जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल सॉलिड फुटबॉल ले लो, उसके अंदर से कुछ मटेरियल निकाल दो, फुटबॉल को चारों तरफ बंद कर दो, ऐसी कुछ कैविटी। जैसे मान लो आपके पास है, ठीक, चलो मान लो एक ऐसे कंडक्टर है और ये उसके अंदर की कैविटी है, मतलब यहाँ पे मटेरियल है, ये सब मटेरियल इसके अंदर, ये सब आपका मटेरियल भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई मटेरियल, ये इसमें कोई मटेरियल नहीं है। अब अगर मैं कह दूं कि इसके बीचों बीच में यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू है, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू है। अब पूछूं कंडक्टर के बाहर कितना होगा चार्ज, बताइए। व्हाट इज द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, सिंपल देखो, ये प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पे कैसे चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, माइनस क्यू होगा। अब अगर ये माइनस क्यू हो गया तो क्या इसके अंदर बिल्कुल ये इस वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस करोगे, जो भी तक करते आए थे, इंडक्शन ही करते थे भाई, ये प्लस क्यू, तो इसकी वजह से यहां पर माइनस क्यू, इस माइनस क्यू की वजह से इसके जस्ट ऊपर वाले सरफेस पे प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर ऊपर वाली सरफेस फिर माइनस क्यू, ये सब करते थे ना। लेकिन यहां देखो क्या हुआ है, ये जब कैविटी है, अंदर आपने बाहर से कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू, उसकी वजह से इस कंडक्टर के नीचे वाले सरफेस पे कितना चार्ज आया इंड्यूस, माइनस क्यू। अब इसके ऊपर वाले सरफेस पे प्लस क्यू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0, मतलब कि यहां माइनस क्यू की वजह से इस कैविटी के ऊपर वाले सेगमेंट में यहां पर प्लस क्यू नहीं होगा, ठीक है। अब इंड्यूस कहां होगा इस माइनस क्यू की वजह से, बिल्कुल बाहर वाले सरफेस पे, यानी ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। अदरवाइज गलती हो जाती ना, क्यू यहां कहते माइनस क्यू, इसकी वजह से इसके ऊपर कैसा आता था, प्लस क्यू, ऊपर क्या कहते थे, माइनस क्यू आप कह देते। लेकिन कैविटी की वजह से सवाल बदल गया, प्लस क्यू, ये आया माइनस क्यू, नो डाउट इंडक्शन की वजह से हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर प्लस क्यू नहीं आएगा, क्योंकि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस कहां होगा, बिल्कुल ऊपर। तो सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी व्हाट, प्लस क्यू। छोटा सा होता है कैविटी का, कैसे करते हैं। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल इसका दिया गया भी है, क्या एग्जांपल एनसीईआरटी में याद है कि मान लीजिए आपका जो ड्राई कॉम्ब है, ड्राई कॉम्ब से आप बालों को रब करते हो, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आप छोटे टुकड़ों के पास जब आप उस ड्राई कॉम्ब को, रब्ड ड्राई कॉम्ब को ले आते हैं, तो क्या करते हैं, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, सिंपल से आप कहते हैं कि भाई ये कागज का टुकड़ा तो इंसुलेटर है, सोचा कभी, ये ऐसा है, ये मान लो पेपर पिक्स हैं, ठीक है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और एक ड्राई कॉम्ब, आपके पास एक कॉम्ब है, ठीक, हालांकि कॉम्ब किसी दैत्य की लग रही, इतने बड़े बड़े दांतों वाली। अब इसको रब किया आपने, ठीक, रब करने के बाद जब आप इसको इसके पास लाते थे तो क्या करता था ये ड्राई कॉम्ब, ये इस पेपर के चार्जेस को इंड्यूस करता था, पेपर के चार्जेस को इंड्यूस करता था। सपोज अगर इस पर प्लस चार्ज आए हैं ड्राई कॉम्ब पे रन करने के बाद, तो यहाँ पे चार्जेस कैसे आएंगे, माइनस, और यहाँ पे कैसे आएंगे, प्लस, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करता अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे ड्राई हो तो, अरे सॉरी वेट हो आपके बाल, तो बाल अगर वेट होंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आपके चार्जेस को इंड्यूस नहीं कर पाएगा, चार्जेस बहुत नहीं आएंगे यहाँ पर, तो ये इसको इंड्यूस नहीं करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं पोलराइजेशन, अभी नेक्स्ट वीडियो उसी का पढ़ना है आपको। तो ये प्रोसेस नहीं होगी, इसलिए सूखी कंघी में, सॉरी यार, वेट बालों में अगर आप कंघी करते हैं और तब कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे अट्रैक्शन आपको नहीं दिखता, एक चीज, ठीक है। तो एग्जांपल दिया गया। दूसरा एग्जांपल ये दिया गया था कि जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उन एयरक्राफ्ट्स की जो नीचे जो टायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, क्या वो इंसुलेटर के होते हैं या वो किसके बने होते हैं। तो उसका जवाब सिंपल सा बेटा कि जो टायर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, या सिंपल आपकी बाइक या कार्स में जो टायर्स होते हैं, वो प्योर इंसुलेटर नहीं होते हैं, ठीक है। वो प्योर कंडक्टर भी नहीं होते हैं, प्योर इंसुलेटर भी नहीं होते, प्योर कंडक्टर भी नहीं होते, वो स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं। और वो इसलिए जैसे टायर प्योर रबर का नहीं होता, प्योर रबर नहीं होती ना, उसमें कुछ मिक्स करते हैं। उसकी वजह इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो टायर है, और वो टायर जब सरफेस पर, रनवे पर चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सरफेस और उस टायर में। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। अब अगर वो चार्जेस लगातार उसी कंडक्टर के ऊपर रह गए, तो चार्ज जब प्रोड्यूस होंगे तो जाएंगे कहां पर, आपने पढ़ा चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो गया टायर, ये हो गया सरफेस।
अब इस सरफेस पर जब चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस टायर पर क्या प्रोड्यूस होंगे, चार्जेस, और वो चार्जेस कहीं और जा नहीं पाएंगे कंडक्टर के अंदर या इस सरफेस के अंदर, वो हमेशा इस सरफेस पे ही रिसाइड करने की कोशिश करेंगे। अब इन सारे के सारे प्लस 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 माइनस 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 चार्जेस बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो जाएंगे कहाँ, उनको कोई रास्ता दीजिए ना। अगर आप इन सारे चार्जेस को इस टायर से बाहर नहीं करेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क शुरू हो जाएगा। आगे जाके इसको पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज, नॉट दैट डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज कुछ और होता है, ठीक है। तो जब ये प्लस प्लस चार्जेस उस टायर पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो बेचारे करेंगे क्या, ये स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो आग लग सकती है। इसलिए हम इसको स्पेशल टाइप के मटेरियल से बनाते हैं कि ये ऐसा कुछ होता है कि जब इस पे चार्जेस बहुत एक्यूमुलेट होंगे, थोड़ा सा कंडक्टिंग कर देंगे तो चार्ज कहां चले जाएंगे, अर्थ पर। क्योंकि अर्थ को हमेशा किस पे मानते हो, जीरो पोटेंशियल पर। अर्थ को चाहे जितना चार्ज दे दो, अर्थ को चाहे जितना चार्ज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले पढ़ा चुके हैं सब। तो यहाँ पर प्लस चार्जेस है, माइनस चार्जेस का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, कंडक्टिंग वायर होगा, कंडक्टिंग मटेरियल, थोड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल बना देंगे तो यहाँ से चार्जेस कहां चले जाएंगे, अर्थ पर, और यहाँ पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन फिर कम हो जाएगा और आपका किसी तरह की घटना दुर्घटना नहीं होगी। ऐसे ही जो हाईली इन्फ्लेमेबल जैसे पेट्रोल है, डीजल है या गैस है, ये सब जो वैगन्स कैरी करते हैं, जो ट्रक्स कैरी करते हैं, या इवन अगर ध्यान दो तो तुम्हारे बाइक्स में भी जो पेट्रोल जो डीजल का टैंक होता है जहां पे, और उसका और नीचे और तो एक वो लगा होता है जहां पे इंजन होता है, इंजन के नीचे एक छोटी सी प्लास्टिक की पाइप निकली रहती है, छोटी सी प्लास्टिक से पाइप निकली रहती है, नीचे लटकती रहती है। वो क्या है, उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्ज ट्यूब। वो भी इसीलिए लगी होती है क्योंकि जब आपका पहिया बहुत रन करता है, जो चेन्स है, चेन लगातार क्या हो रही है, रन कर रही है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब उन चार्जेस को अगर आप उस चेन या उस रबर या उस इंजन से बाहर, अपनी बाइक से बाहर नहीं निकालेंगे, दैट विल प्रोड्यूस व्हाट, स्पार्क। स्पार्क होगा तो आपके इंजन में जो हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल है वो क्या होता है, जल सकता है। इसीलिए वो डिस्चार्ज ट्यूब लगाई रहती है, पतली सी पाइप होती है, नीचे लटकती रहती है, जमीन में नहीं टच होती, मतलब नीचे हल्का सा लटका देते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज या डिस्चार्ज होता है, चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, वो डिस्चार्ज ट्यूब से क्या होते हैं, सरफेस की तरफ इजेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी कार सुरक्षित रहती है, आपकी बाइक सुरक्षित रहती है। या पेट्रोल डीजल जो ये ट्रक वगैरह कैरी करते हैं, उसमें भी वो चेन्स पे लगी होती है, जिससे वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सके, बाहर जा सके। क्योंकि चार्ज अगर प्रोड्यूस होंगे तो उसी कंडक्टर के ऊपर रह जाएंगे, तो उनको बाहर जाने का रास्ता आपको देना पड़ता है। ठीक, सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक छोटा सा एग्जांपल था एनसीईआरटी में, वो आपको मैंने बता दिया। और ये प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, चार्ज हमेशा सरफेस पे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, और किसी कंडक्टर के ऊपर या सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतनी बातों याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा पोलराइजेशन का, फिर उसमें देखते हैं पोलराइजेशन कैसे होता है।